हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 7 के बारे में। जैसे आप सबको पता होता है कि विटामिन बी की जो फैमिली होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है, यानी कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 ऐसे नंबर काउंटिंग बढ़ते चले जाते हैं। तो पीछे जितनी सारे विटामिन होते हैं, यानी विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 4, ये सब हमने पढ़ा दिया। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 7 के बारे में। इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं इसके कमी के बारे में, इसके स्रोत के बारे में, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसकी अधिकता, इसका विसर्जन, इसका उत्सर्जन, सब कुछ यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले हम इसके रासायनिक नाम को जानते हैं, क्योंकि रासायनिक नाम से ही इसका नाम पड़ जाता है। जैसे विटामिन बी 7 आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है, यानी कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है। बायोटीन की जब खोज हुई थी तो उस खोज के नाम आते हैं, यानी कि एक सन आता है। तो बायोटीन की जब खोज हुई थी तो खोज किसने किया था? तो खोज हुई थी बोयस ने की थी, 1927 में की थी, राइट। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खोज इसी कब हुई थी और खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता याद रखे रहना कि बॉस ने की थी। उन्होंने किस पे की थी? तो जो अंडे होती हैं, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, अंडे के सफ़ेद भाग से ही क्या हुआ था? बायोटीन की खोज हुई थी। इसी कारण जो बायोटीन होता है, बायोटीन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एंटी एग वाइट कहते हैं, राइट। यानी कि विटामिन बी 7 की खोज आपसे पूछा था कि किस खाद्य पदार्थ में हुई थी। तो जो अंडे होता है, अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, सफ़ेद हिस्सा होता है, एक पीला हिस्सा होता है। तो पीले हिस्से से नहीं, सफ़ेद वाले जो हिस्से होते हैं, सफ़ेद वाले हिस्से से इसकी खोज हुई थी। खोज इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? एंटी एग वाइट पड़ जाता है, ठीक है। इसको और नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे कहते हैं विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने आपको यहाँ पे दो नाम बताया कि विटामिन बी 7 को 2-3 नामों से जाना जाता है। एक को कहते हैं इसके रासायनिक नाम के आधार पर, जिसे कहते हैं बायोटीन, और दूसरा होता है विटामिन एच। लेकिन तीसरा हमने बताया आपको कि तीसरा इसे एंटी एग वाइट कहते हैं। और यहाँ पे गौर करिएगा, लिखा है इंजरी फैक्टर कहते हैं। इंजरी फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विटामिन बी 7 होता है, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है तो इसके कमी से आपको डर्मेटाइटिस होगा, यानी कि जो त्वचा संबंधी बीमारियां होती है, जो घाव होते हैं, घाव किसी भी तरीके से हो तो ये ठीक करता है। जो अंडे का सफ़ेद हिस्सा अगर आप खा लेते हो तो जो विटामिन बी 7 की कमी से जो रोग हो, यानी कि जो हमने अभी बताया कि डर्मेटाइटिस, घाव और जो चर्म रोग होते हैं, ये सब जो बीमारी आपको होती है तो दूर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इंजरी फैक्टर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने आपको बताया है इस वाली स्लाइड में कि विटामिन बी 7 की खोज किसने की और खोज किस सन में हुई, और इसके अलावा हमने 2-3 नाम बताए, जैसे कि विटामिन एच, एंटी एग वाइट, और उसके अलावा हमने बात करी इंजरी फैक्टर का बात की, ठीक है। देखो सामान्यतः क्या होता है, विटामिन की जो वो होती है, कमी होती है, कमी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब ज़्यादा दिन तक आप इसके स्रोत को ग्रहण नहीं करोगे तो इसकी कमी देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो विटामिन बी 7 होता है, या बायोटीन के नाम से जाना जाता है, या बायोटीन जो होता है, यानी कि विटामिन होता है, विटामिन बी का जो समूह होता है, उस समूह से लिया गया है बायोटीन, यानी कि विटामिन बी 7। जो विटामिन बी 7 होता है, जो आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो अवशोषण होता है, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज का अवशोषण, प्रोटीन का अवशोषण नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि आपके शरीर में विटामिन बी 7 की कमी देखने को मिल गई, यानी कि बायोटीन की कमी देखने को मिल गई। यानी कि आपसे हम ये बताएं कि विटामिन बी 7 जो होता है, जो आपके शरीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अवशोषण होता है, और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है, इनको बनने में जो प्रक्रिया होती है उसकी मदद करता है। यानी कि जो बायोटीन होता है, जो अन्य प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 5 हो गया, विटामिन बी 3 हो गया, इसके अलावा जो बायोटीन होता है, अन्य विटामिन की तरह जो शरीर होता है, शरीर में जो अपने आप नहीं बनता है, इसको जो आवश्यकता होती है, यानी कि भोज्य पदार्थ के रूप में आपको ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आप ग्रहण करोगे भोज्य पदार्थ, उसी से आपको मिलेगी। अन्यथा अगर आप सोचते हो कि आपके शरीर में खुद ब खुद बन जाए तो ये आपके शरीर में नहीं बनता है, यानी कि इसको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में जब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने पीछे ही स्लाइड में आपको बताया कि जो बायोटीन होता है, जो अन्य विटामिन होते हैं, अन्य विटामिन की तरह जो आपके शरीर में अपने आप से ये नहीं बनता है, इसको आवश्यकता होती है, यानी कि आपको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यानी कि आप इसका आहार ग्रहण करोगे तभी आपको इसकी जो कमी होती है, कमी को दूर कर पाओगे। यानी कि इसकी कमी से जो होने वाली बीमारियां होती है, इस बीमारियों से बच सकते हो। जिसे हमने पीछे ही आपको बताया कि इसकी कमी अगर आपको हो गई, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, घाव हो गया, उसके अलावा जो त्वचा होती हैं, बाल वाले मतलब बाल पतला हो जाता है, आंखों में दिक्कत देखने को मिलती है, मुंह में समस्याएं देखने को मिलती है, उसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है। इन सब कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? भोज्य पदार्थ ग्रहण करना पड़ता है। कौन सा? जो विटामिन बी 7 होता है, यानी कि बायोटीन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यह घुलनशील किसमें होता है। तो घुलनशील की अगर हम बात करें, जैसे आप सबको पता होता है कि घुलनशीलता के आधार पर जब हम विटामिन को बांटते हैं तो दो प्रकार के बांटते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। ये जब हम हर विटामिन पढ़ते हैं तो उसमें ये विटामिन तो पढ़ते हैं कि वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में घुलनशील होते हैं। जब जल की घुलनशीलता की बात करते हैं तो उसमें दो आते हैं, एक होते हैं विटामिन बी और एक होते हैं विटामिन सी। तो यहाँ पे हम विटामिन बी की बात करने वाले हैं। तो विटामिन बी जितने भी आप फैमिली पढ़ते जाओगे वो किस में घुलनशील होते हैं, तो वो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जल में घुलनशील होने के कारण अगर आपके शरीर में बायोटिन की मात्रा आपने ज़्यादा ग्रहण कर लिया है तो आपके शरीर में वो संरक्षित नहीं होगा, यानी कि इकट्ठा नहीं होगा, वह जल के साथ बह जाता है। जल में बह जाने के कारण यह आपके शरीर में इकट्ठा नहीं होता, इसलिए आपको प्रतिदिन जो बायोटिन होती है, बायोटिन की मात्रा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो जल में भले ही घुलनशील होता है, लेकिन जल के अलावा जो और बहुत सारी लिक्विड पदार्थ होती हैं उसमें अघुलनशील होता है। अभी हम पीछे बताएंगे कि किसमें अघुलनशील होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए रहेगा कि जल में जो होता है, जल में जो बायोटिन होता है, बायोटिन पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन हाँ, जो ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी में कम घुलनशील होता है, लेकिन जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी में जल्दी घुलनशील होता है ठंड पानी की तुलना में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा लिखा है, यह डर्मेटाइटिस, घाव आदि के उपचार के लिए तौर पर अंडे से अलग किया गया। यह चर्म रोग, बाल झड़ने के रोकने हेतु उपयोगी होते हैं। यानी कि हमने पीछे भी आपको बताया है कि अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो गई तो आपको डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा संबंधी बीमारी होगी। उसके अलावा जो घाव होते हैं, घाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसकी कमी को दूर करना है तो जो अंडे की सफ़ेद हिस्सा होता है, सफ़ेद भाग होता है, उसको ग्रहण करना बहुत आवश्यकता होता है। इसके अलावा अगर आप ग्रहण नहीं करोगे तो आपको चर्म रोग होगा। चर्म रोग वैसे तो होता है पेंटाथोनिक 5 की वजह से होता है, लेकिन अगर आपके शरीर में, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि जो घाव, यानी कि आपने यहाँ पे देखा नहीं कि विटामिन बी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हमने आपको बताया कि इंजरी फैक्टर कहते हैं। यानी कि जो घाव संबंधी बीमारी होती है, तो जैसे चर्म रोग में भी घाव हो जाता है और डर्मेटाइटिस हो जाता है। यानी कि जितनी भी प्रकार से कोई भी विटामिन से अगर आपके शरीर में घाव हुआ है तो विटामिन बी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आगे हम चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो अभी हमने पीछे भी बताया कि जल में घुलनशील होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं उसमें अघुलनशील होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें अघुलनशील होता है, तो जो ईथर होता है, ईथर के अलावा जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें क्या होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन जल की बात करें तो जल में वह घुलनशील होता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिएगा, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो गई, यानी कि बायोटिन की कमी हो गई है, तो एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं SIDS। यानी कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है कि SIDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। यह देखने को क्या मिलता है कि इसमें अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो अपने भोज्य पदार्थ में, यानी कि अपने भोजन में अगर बायोटिन की मात्रा की कमी कर रही है, तो यह देखने को मिलता है। जो देखने को क्या होती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जहाँ यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसे कहते हैं रिव डेथ कहते हैं, यानी कि पालने की मृत्यु कहते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं क्वाड डेथ, यानी कि चारपाई की मृत्यु कहते हैं। यानी कि विटामिन B7 का अगर गर्भवती महिला इसका सेवन नहीं करती है तो उसे होता है SIDS हो जाता है। SIDS को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे हमने आपको बताया कि रेप डेथ यानी कि पालने की मृत्यु। अगर उम्र की बात किया जाए तो उम्र जो होता है, यानी कि 0 से 1 जो होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। क्वाड डेथ कहते हैं, जिसे हमने आपको बताया कि चारपाई की मृत्यु भी कहा जाता है। इसको क्राइव डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विटामिन B7 के कार्य के बारे में। विटामिन B7 के कार्य के बारे में हम आपको बताने से पहले थोड़ा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप पीछे वाले विटामिन जितने भी पढ़ा, आपने विटामिन B5 पढ़ा, विटामिन B3 पढ़ा, विटामिन B2 पढ़ा, 1 पढ़ा, तो उसके अलग अलग अपने रोल थे, उसकी अलग अलग एक भूमिकाएं थी। वैसे ही बायोटिन के भी अलग अलग कार्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी विटामिन सिर्फ एक ही कार्य करे। जैसे हमने पीछे ही पढ़ा ना कि सडन इन्फेंटेंस होता है, तो उसकी कमी अगर हो गई है तो आपको अंडे वाली चीज़ें खा लो, यानी कि एग वाइट खा लो, तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो यह एक ही क्षेत्र में जाकर के अपनी जो भूमिका होती है उसको नहीं दिखाता, वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपना भूमिका दिखाता है। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपकी चयापचय प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है उस किसके द्वारा प्रदान होती है, वह प्रदान होती है बायोटिन के द्वारा होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके शरीर में चर्म रोग हो जाता है, यानी कि जो सफेद रोग हो जाता है, उस सफेद रोग को क्या करता है, दूर करता है। लेकिन याद रखे रहना, आपके शरीर में अगर विटामिन B5 यानी कि पेंटाथोनिक एसिड की कमी हो गई है, तब सामान्यतः आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, आपके शरीर में
बायोटिन की कमी हो गई है, तब भी आपको घाव यानी कि घाव हो, इसके अलावा डर्मेटाइटिस के अलावा आपको चर्म रोग देखने को मिलेगा। विटामिन बी12 की अगर हम बात करें और फोलिक एसिड की बात करें और पेंटाथोनिक एसिड की बात करें, तो इसकी जो उपयोगिता होती है, यानी कि इसकी जो क्वालिटी होती है, यानी कि जो अपना यह कार्य करता है, तो किसके आधार पर करता है? बायोटिन के आधार पर करता है। यानी कि विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन और फोलिक एसिड यानी कि विटामिन बी9 की बात करें और पेंटाथोनिक एसिड यानी कि विटामिन बी5 की बात करें, तो इन जो तीनों विटामिन होते हैं, तीनों विटामिन की जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता को कौन बढ़ाता है? तो बढ़ाता है बायोटिन यानी कि विटामिन बी7 बढ़ाता है। उसके अलावा जो ये कार्पस साइकिल होती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, उस मासिक धर्म जो होती है, मासिक धर्म को जो सही से मतलब उसका पीरियड का समय होता है, उस समय को सही से चलने की प्रक्रिया में कौन मदद करता है? आपका करता है बायोटिन करता है। यानी कि यह बहुत प्रकार के जो कार्य होते हैं, कार्य को करता है। जैसे कि हमने बताया कि जो चर्म रोग होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म भी होती है, उसके अलावा जो देखो जो ये विटामिन होता है, कोई भी विटामिन होता है, यानी जो जल में घुलनशील होता है, वो आपके शरीर में इकट्ठा नहीं होता है। इकट्ठा ना होने के कारण, यानी कि आपके शरीर में संरक्षित ना होने के कारण, हमें इसको भोजन के रूप में रोज ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके शरीर में रोज ग्रहण होती रहेगी बायोटिन की मात्रा, तो इसकी कमी नहीं देखने, कोई भी विटामिन हो गए जो जल में घुलनशील होती है, अगर आप इसकी कमी को नहीं होने देना चाहते हो, तो इसको अपने भोजन में रोज ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि जो ये विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, यह विटामिन हमारे शरीर में अपने आप नहीं बन पाते हैं, ना ही इकट्ठा हो पाते हैं, यानी कि संरक्षित नहीं हो पाते हैं। तो जब इकट्ठा नहीं होते हैं या संरक्षित नहीं होते हैं, तो इस कारण हमें क्या करना चाहिए? जो विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे बायोटिन की बात कर रहे हैं, तो बायोटिन को अपने भोज्य पदार्थ में, यानी कि अपने भोजन में, इसको रोजाना अपने भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपकी इसकी मात्रा रोज ग्रहण करते रहोगे, तो जो इसकी कमी देखने को मिलती है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगले हम स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड जो होता है, इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो नियंत्रण होती है, उस नियंत्रण को बरकरार रखता है कौन करता है? बायोटिन करता है। यानी कि हमने पीछे क्या क्या आपको बताया कार्य के बारे में कि आपके चर्म रोग को ठीक करता है। उसके अलावा जो बायोटिन होता है, बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, उसके अलावा जो साइनोकोबाल्मिन होती है, इसकी जो उपयोगिता होती है उसको बढ़ाता है। और जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म की जो समय पीरियड्स होता है, उस समय पीरियड्स को वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो गई, जैसे हमने पीछे ही आपको बताया कि इसकी कमी सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। अब बात करने वाले हैं विटामिन बी7 की, यानी कि बायोटिन की। अगर आपके शरीर में कमी हो गई है, तो कमी अगर हो गई है तो क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे आपने पीछे ही पढ़ा कि अगर गर्भवती स्त्री होती है, अगर वो बायोटिन की मात्रा नहीं ग्रहण कर रही है, तो उसको हो रहा था SIDS, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ हो रहा था। लेकिन उसके अलावा अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी, यानी कि नॉर्मल कोई स्त्री है, नॉर्मल कोई पुरुष है, गर्भवती नहीं है, तो उसको अगर शरीर में बायोटिन की कमी हो गई है, अगर लगातार 2-3 महीने तक इसकी कमी देखने को मिल रही है, तो उसकी जो रक्ताल्पा होती है, यानी कि जो सीरम होती है, रक्ताल्पा और सीरम में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो गई है, तो जो तनाव होता है, उसके अलावा तनाव के अलावा जो मांसपेशियों वाली रोग होती है, यानी कि जो मानसिक तनाव वाला होता है, ये प्रारंभिक लक्षण इसमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो बेचैनी होती है, भूख ना लगना, ये तो हर कोई जो अगर आप किसी भी जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज नमक, कोई भी अगर पोषक तत्व होते हैं, अगर आपके शरीर में कमी हो गई है, तो आपको बेचैनी भी होगी, भूख नहीं लगेगा, ठीक है, बेचैनी, अवसाद, ये सब बना रहेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में, यहाँ पे देखिएगा लिखा है, उसके अलावा अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी लगातार 2-3 महीने तक हो गई है, तो क्या हो जाएगा? जो रक्ताल्पा होती है, यानी कि जो सीरम होता है, रक्ताल्पा और सीरम में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कच्चा अंडा खराब क्यों होता है, तो कच्चे अंडे में जो एविडिन पाया जाता है, यह एविडिन क्या करता है? आपके अंडे को नुकसान करता है, यानी कि आपके अंडे को खराब करता है। लेकिन अगर इसको, यानी कि कच्चे अंडे को अगर उबाल के खाते हो, तो अगर उबालने पर यह क्या हो जाता है? एविडिन जो होता है वह विकृत हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे चला जाए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन बी7 के स्रोत, यानी कि जो स्रोत होते हैं, अगर आपको इसकी कमी ना देखने को मिली, यानी कि अवसाद आपको ना हो, त्वचा वाली बीमारियां जो होती हैं, और उसके अलावा जो डर्मेटाइटिस होती है, घाव होते हैं, चर्म रोग होते हैं, अगर इसकी कमी ना हो, तो इसके लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेने की ज़रूरत होती है? तो अगर आप सूखा ईस्ट लोगे, सोयाबीन लोगे, सोयाबीन के यानी कि तेल जो होती है, मूँगफली होती है, अंडा होता है, प्याज होता है, पनीर होता है, मछली होता है, गाजर होता है, इन सब के यानी कि जो अनाज की जो ऊपरी परत होती है, गेहूँ के जो अंकुर
अंकुर होते हैं, इसको अगर आप ग्रहण करोगे तो जो विटामिन B7 की जो कमी होती है उस कमी को दूर हो पाएगा। यहाँ पे फिगर में लिख रखा है जो कैरेट होते हैं, उसके अलावा जो फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, मटर हो गए हैं, प्याज हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें स्रोत देखने को मिलता है, किसकी, बायोटीन की स्रोत की देखने को मिलता है। आज हमने बात किया आपको विटामिन B7 के बारे में, बहुत सारी बात की, जैसे कि हमने आपको बताया इसकी बायोटीन, मतलब बायोटीन क्या होता है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो खोज 1927 में हुई थी, और किसने किया था, तो बोयस यानी कि बॉस ने किया था। विटामिन B7 को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बायोटीन तो नाम ही नाम है, उसके अलावा इसे कहते हैं विटामिन H कहते हैं, और इसे कहते हैं एंटी एग वाइट। एंटी एग वाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी तो जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है उसी भाग में क्या होती है, बायोटीन की खोज हुई थी। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं इंजरी फैक्टर कहा जाता है। इंजरी फैक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो गई है तो आपको घाव, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा वाले संबंधित जो बीमारियां होती हैं देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो मासिक धर्म होता है यानी कि कार्पस साइकिल होता है, इसको यानी कि टाइम टू टाइम पहुंचने में मदद करता है। उसके अलावा जो साइनोकोबाल्मिन होता है, फोलिक एसिड होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है, इसकी जो उपयोगिता होती है इसको बढ़ाने में कौन मदद करता है, बायोटीन करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आपको बताया, इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन B7 हो या किसमें घुलनशील होता है, तो यह जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होने के अलावा जो ईथर होते हैं, क्लोरोफॉर्म होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, अघुलनशील होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा जल और गर्म जल में कौन मतलब कब जल्दी घुलता है, तो ठंडे जल में कम घुलनशील होता है, लेकिन वहीं पर अगर गर्म जल की बात करें तो गर्म जल में जल्दी घुलनशील हो जाता है। लेकिन हमने आपको पता है बायोटीन के कार्य में जब हमने देखा, तो बायोटीन के कार्य में हमने बहुत सारे टॉपिक को चर्चा की किया। यह आपके शरीर को जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि शरीर के जो चयापचय दर होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जो प्रोटीन का अवशोषण होता है, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है उसके मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो यह जीवाणु होते हैं यानी कि कुछ प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, जो ईस्ट होती है, इनको जो वृद्धि होती है, इनकी जो अनिवार्य आवश्यकता होती है उसके क्या करता है, बढ़ाता है। यह क्या करता है, विटामिन B7 जो होता है आपको कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। यानी कि कोएंजाइम क्या होते हैं, जो अपना भी कार्य करे और दूसरों का भी कार्य करे। तो जैसे हमने आपको बताया नहीं था कि साइनोकोबाल्मिन, पेंटाथोनिक एसिड, इसमें क्या कर रहा है, जाकर के मदद कर रहा है, तो यह अपना भी कार्य कर रहा है और दूसरे भी विटामिन भी जाकर के क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यह रहा विटामिन B7 का पूरा चैप्टर। आशा करते हैं आपको हमारा यह क्लास समझ में आया हो। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।